हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, हम 10वीं कक्षा के विज्ञान के पहले चैप्टर की बात कर रहे थे। तो इससे पहले इस चैप्टर के 5 वीडियो जो है वो अपलोड कर चुका हूँ मैं। अगर आपने वो 5 वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ एक बार वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। चैनल की प्लेलिस्ट है 10th क्लास के नाम से, उस पर आपको वो वीडियो मिल जाएंगे। और आज हम जो पहला चैप्टर है उसके लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, जो रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित कैसे करें, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। तो इससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आज जो है फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक करते हैं, उसके बाद फिर एक नए चैप्टर के साथ नई शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। हमारा टॉपिक था रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण को कैसे डिफाइन करते हैं हम? एक सूत्र या प्रतीकों के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का जो तरीका है, प्रदर्शित करने की जो प्रक्रिया है, उसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। सूत्रों के रूप में रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करना। तो अब आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण का संतुलन। संतुलित कैसे करें? ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल इक्वेशन है, रासायनिक समीकरण है, उसको बैलेंस कैसे करें? तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक रासायनिक समीकरण में लिखता हूं और उसकी कुछ टर्म्स हैं वो बताता हूं। उन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा H2 + O2 = H2O। ये एक रासायनिक समीकरण का उदाहरण है। तो इसमें ये चीज़ आपको समझनी है कि ये जो दोनों है ना, इनको बोलते हैं अभिकारक या क्रियाकारक। अभिकारक या क्रियाकारक। और इनको बोलते हैं, इस साइड में जो भी होंगे उनको बोलते हैं उत्पाद। और ये हम बोल चुके हैं पहले, हम ये टॉपिक पढ़ चुके हैं कि इक्वेशन को बैलेंस करना या संतुलित करना क्यों जरूरी होता है। क्योंकि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो लागू नहीं होता है अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं होती है। तो उसको बैलेंसिंग इक्वेशन जो है वो फॉलो करती है। अब बात करते हैं अभिकारक और उत्पाद। जो है आपको क्लियर हो गया। उसके बाद जब कोई गैसियस स्टेट में एटम होता है तो उसके ब्रैकेट में लिखते हैं जी। ठीक है। और अगर कोई लिक्विड स्टेट में है तो उसको लिख देते हैं L, और अगर कोई सॉलिड स्टेट में है तो उसको लिख देंगे S। ये जो है इनकी फिजिकल स्टेट या जो अवस्था है, इनकी फेज है, इनकी अवस्था है, उसके बारे में बताते हैं। तो अब अभिकारक और उत्पाद आपको समझ में आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि अभिकारक साइड में और उत्पाद साइड में, दोनों साइड में अलग अलग नंबर ऑफ एटम्स हैं, वो आपको लिख लेने हैं। ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु हैं उनकी संख्या। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं? 2। उसके बाद नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम या ऑक्सीजन परमाणु, तो ये कितने हो जाएंगे यहाँ पे? ये भी 2 है। उसके बाद उत्पाद साइड में अगर ये चीज़ लिखें तो हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? हाइड्रोजन के जो एटम है ना वो यहाँ पे कितने हैं? 2। उसके बाद ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या, और ये तत्व होते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, तत्व हाइड्रोजन के परमाणु और तत्व ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है इसलिए मैंने 1 लिख दिया। ठीक है। तो ये दोनों तरफ लिखने के बाद अब आपको ये देखना है कि दोनों में रिलेशन क्या है। हाइड्रोजन इधर भी 2 है और हाइड्रोजन इधर भी 2 है, इसका मतलब ये दोनों तो बैलेंस हैं।
लेकिन ऑक्सीजन की दिक्कत है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है और यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस तरफ जो ऑक्सीजन 1 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, 2। तो अब यहाँ ऑक्सीजन देखो यहाँ पे है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो हाइड्रोजन है उसके मल्टीप्लाई में भी 2 आ जाता है। तो इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन 2 थी, उनके गुणा में भी 2 आ गया, और ऑक्सीजन थी उसके गुणा में भी 2 आ गए। तो अब यहाँ हाइड्रोजन हो गए 4 और ऑक्सीजन होगी 2, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस होगी और हाइड्रोजन जो परमाणु है उनकी संख्या अलग अलग है। तो अब हाइड्रोजन को मैं क्या करूँगा, 2 से गुणा कर दूंगा, तो अब ये 4 हो गया। इस तरफ भी 4 है और इस तरफ भी 4 है, तो इक्वेशन होगी बैलेंस आपकी। अब ये 2 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ मैंने ये 2 लगा दिया। अब ये एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें रिएक्टेंट साइड में भी 4 एटम है, ठीक है, और ऑक्सीजन के 2 हैं। इधर प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 है। तो इस तरीके से आप जो इक्वेशन है उसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब कुछ और एग्जाम्पल, अगला उदाहरण है बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल इज इक्वल टू बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये हमने एक इक्वेशन लिख दी, ठीक है। अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे प्रतीकों के रूप में। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, बेरियम सल्फेट जो है ना ये होता है BaSO4 प्लस जो हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है, ये होता है HCl, ठीक है। तो अब इसके अंदर आपको एक नई चीज़ पता चलेगी जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, आयंस के बारे में, ठीक है। छोटा सा मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूं। जो आयंस आपने पढ़े थे, आयन जो है ना वो क्या होता है, आवेशित परमाणु। आवेशित परमाणु आयन कहलाता है। जैसे सोडियम है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो आवेश आ गया ना, अब ये सोडियम का आयन है। क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये क्लोरीन का आयन है। ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये ऑक्सीजन का आयन है। मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज आ गया तो मैग्नीशियम का आयन बन गया। तो इस तरीके से ये आयन बन गए। लेकिन आयन के अंदर एक क्लासिफिकेशन में आपने छोटा सा टाइप पढ़ा होगा, पॉलीएटॉमिक आयन, ठीक है, या बहु परमाणविक आयन। तो जो बहुपरमाणविक आयन होते हैं ना, उनके अंदर एक से ज्यादा एटम मिलते हैं और एक गुच्छे के रूप में आयन बनता है, उनको बोलते हैं बहुपरमाणविक आयन। जैसे NO3 नाइट्रेट है और इस पूरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो देखो 4 एटम मिलके एक ही आयन बना रहे हैं, इसको बहुपरमाणविक आयन बोलते हैं। उसके बाद सल्फेट है, SO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये 4 और एक 5 एटम है, 5 एटम मिलके एक आयन बना रहे हैं, इनको बोलते हैं, ठीक है, आवेशित बहुपरमाणविक समूह। तो बहुपरमाणविक आवेशित समूह होते हैं ना, इनको बोलते हैं हम आवेशित ग्रुप जो है वो एटम्स का। तो अभी देखो ये SO4 जो है ना ये एक बहुपरमाणविक आयन है और यहाँ भी SO4 है, एक बहुपरमाणविक आयन है। तो हम SO4 को पूरे को एक यूनिट ले लेंगे, इसलिए आपको बैलेंस करना इजी हो जाएगा। तो देखो इस साइड में मैं एटम लिख देता हूँ बेरियम क्लोराइड, उसके बाद हाइड्रोजन और उसके बाद सल्फेट, और इनकी संख्या लिख देता हूँ। बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है
और सल्फेट जो है ना, पूरा का पूरा सल्फेट ग्रुप है ये वाला, ये एक है। ठीक है, अब इस तरफ चलते हैं। बैरियम एक है, सल्फेट आयन यहाँ भी एक है। ठीक है, सल्फेट पे 2 नेगेटिव आयन होता है, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो सल्फेट जो है उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होगा, ये भी एक आयन है। हाइड्रोजन है वो भी एक है, और क्लोरीन है वो भी एक है। तो अब देखो यहाँ पे सही चला। तो अब देखो यहाँ पे बैरियम एक है, उस तरफ भी बैरियम एक है, मतलब बैरियम तो बैलेंस है। क्लोरीन यहाँ 2 है और उधर 1 दिख रही है नीचे 1, तो इसका मतलब जहाँ क्लोरीन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्लोरीन यहाँ कहाँ है, यहाँ पे, इसको 2 से गुणा कर देंगे तो क्लोरीन आपकी बैलेंस होगी। लेकिन उसी के साथ देखो जो हाइड्रोजन है ना, वो भी यहाँ कितने हो गए, 2, क्योंकि हाइड्रोजन को भी 2 से गुणा होगी, तो हाइड्रोजन भी 2 हो गए और क्लोरीन भी 2 हो गए। अब इस तरफ देखो हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन उस तरफ भी 2 है, बैलेंस हो गया। क्लोरीन इधर भी 2 है, उधर भी 2 है, तो ये भी संतुलित हो गया। बैरियम इधर भी एक है, उधर भी एक है, और सल्फेट आयन इधर भी एक है और उधर भी एक है। तो देखो ये जो समीकरण है ये संतुलित होगी। संतुलित को कैसे लिखेंगे, BaCl2 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस 2HCl। ठीक है, तो जब बहुपरमाणविक आयन होते हैं, गुच्छे में एटम के आयन होते हैं, उसको पूरी को हम एक यूनिट लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए ये इजी हो जाएगा। इस तरीके से आपने 2, 3, 4 एग्जाम्पल है वो और करने हैं। ठीक है, और अगर आपको इस तरीके से नाम मिलता है, फॉर्मूला नहीं मिलता है, तो फॉर्मूला आपको खुद बनाना है, क्योंकि 9th क्लास में जो फॉर्मूला मेकिंग की प्रोसेस है वो बताई जाती है। फिर भी अगर आपको नहीं आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपको कुछ ईजी तरीके बता देंगे, और जो जनरल केमिकल हैं उनके फॉर्मूला जो को हम नोट करवा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप इक्वेशन जो है उसको बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद अगला हम बात करते हैं कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण के और क्या गुण। संतुलित समीकरण की विशेषताएं। तो बच्चों संतुलित समीकरण की विशेषता क्या होती है, अभिक्रिया में उत्पाद और अभिकारक दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, बराबर होती है। दूसरा, जब आप इसको बैलेंस कर देते हैं, ठीक है, तो दूसरे नंबर पे आप क्या लिखेंगे, संतुलित समीकरण में सभी अभिकारक और उत्पादों की भौतिक अवस्था दर्शाई होती है। जैसे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, इस तरीके से ये चीज़ भी उसके अंदर इंडिकेट होनी चाहिए। और तीसरा, जो तापमान में परिवर्तन है, तापमान में परिवर्तन है वो भी दर्शाया हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, संतुलित रासायनिक समीकरण की विशेषताएं होती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों। अब आपका पहला चैप्टर जो है विज्ञान का वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब
कल फिर एक नए वीडियो के साथ नई शुरुआत करेंगे। अगला चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का जो है अम्ल, क्षार और लवण, तो उसके बारे में बात करेंगे। एक चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, अच्छे से इसकी स्टडी करें और इसकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके एक्सरसाइज के अभ्यास जो है ना, अभ्यास के पर्सन वो ज़रूर सॉल्व करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट में लिखें, और अगर आप सही से टाइप नहीं कर पा रहे हैं तो एनसीईआरटी के बुक का जो क्वेश्चन नंबर है सिर्फ वो टाइप कर दें, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।